नमस्कार। सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। पोंगल भी है, लोहड़ी भी है, बहुत कुछ कहते हैं इसको, तो सबकी बहुत सारी बधाइयाँ। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा नाइट व्लॉग। अगर आपने 2 देखा है तो बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट करके बताओ कि पिछले नाइट व्लॉग में हमने किसके बारे में बात किया था, ये बताना है तुमको, ठीक है। आज का नाइट व्लॉग सबसे पहले हम खाने से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ जो सबसे फेमस डिश है जो रात को खाया जाता है, सुबह सुबह खाया जाता है, चूड़ा दही। चूड़ा दही, लाई मतलब तिल का लड्डू वगैरह खाया जाता है, तिलकुट वगैरह खाते हैं। और शाम में हम लोगों के कल्चर में जो खाया जाता है वो खाया जाता है खिचड़ी। तो हम खिचड़ी बनवाएंगे फटाफट से। तो खिचड़ी बनवाएंगे और पकौड़े खाते हैं, हम पकौड़े को तरुआ कहते हैं, तो खिचड़ी पकौड़ा तरुआ वो खाएंगे। फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आज के ब्लॉग का। अभी अपन बस वेट कर रहा है खाना बनाने वाली दीदी का, जल्दी वो आ जाए, फिर बनाए फटाफट से खिचड़ी पकौड़ा तरुआ अरुआ, मज़ा आ जाएगा। खिचड़ी बन के अब रेडी हो चुका है और पकौड़े की बारी है। आलू का निकल चुका है, अब गोभी की बारी है। गोभी निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा। है थोड़ा टेस्टी तो है, पकौड़ा बढ़िया लग रहा है दिखने में। आज 16 तारीख है और अभी रात्रि के 2:30 बज रहे हैं, मतलब 2:30 के आसपास हो रहा है। तो आज भी पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आके हम सो गए थे, फिर अभी उठे हैं तो फिर हमें याद है कि पढ़ना भी था। पर अब फिर से नींद आ रही है तो सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का जो शेड्यूल था ना कल का, मतलब 16 है तो 15 का जो शेड्यूल था ना, बहुत ही हैक्टिक गया है यार। मतलब बहुत रिवॉल्यूशन वाला दिन गया है। क्या होता है, मज़ा बहुत आया, पर बहुत होता है कई बार, होता है कोई कोई दिन बहुत ही अच्छा आ जाता है जिसमें मज़ा बहुत आता है, अंदर से खुशी मिलती है। तो कुछ ऐसा ही दिन गया है, तो नींद ज़्यादा ही आ गई, तो अभी कोई नहीं। तो कल से हम फिर से स्टार्ट करेंगे कॉस्मोलॉजी के बारे में। आज 17 तारीख है और अभी रात्रि के 2 बज रहे हैं। आज मैं जल्दी सो गया था, 9 बजे ही सो गया था, तो अभी नींद तो खुल गई 2 बजे। तो फिर क्या करेंगे, अब तो पढ़ना ही है भाई, मज़ा तो पढ़ने में ही आता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्मोलॉजी के बारे में, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से कॉस्मोलॉजी की जर्नी। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ कॉस्मोलॉजी की ना, तो कॉस्मोस मतलब क्या होता है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना कि यूनिवर्स आया कैसे, एक्सपैंड कैसे कर रहा है, बना कैसे यूनिवर्स, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमारा जो मेन मुद्दा जो है ना, मेन जो पॉइंट है वो समझना था राय चौधरी इक्वेशन। लेकिन ये राय चौधरी इक्वेशन को समझने के लिए ना हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके राय चौधरी इक्वेशन समझ आएगा। मतलब हमें पहले कॉस्मोलॉजी ही स्टडी करनी पड़ेगी यूनिवर्स के बारे में। तो देखो यार, यूनिवर्स के बारे में तुम कैसे समझ सकते हो। तो देखो, ये जो कॉस्मोलॉजी है ना, इसका जो 2 ब्रांच है, मतलब इसको 2 तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं कॉस्मोलॉजी को। पहला एक है ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी है। दूसरा है तुम्हारा फिजिकल कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी को यहाँ तक अभी तक तो 2 ब्रांच में बांट दिया गया है। एक है तुम्हारा ऑब्जर्वेशनल और फिजिकल कॉस्मोलॉजी। ऑब्जर्वेशनल क्या, मतलब जो तुम ऑब्जर्व करते हो अपने आंख से, जो यूनिवर्स को देखते हो कि हाँ यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, ये गैलेक्सी है, ये स्टार है। तो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम अपने आंखों से, एक तो ये हो गया। दूसरा हम टेलीस्कोप से, तुमको पता है कि हमने टेलीस्कोप भी बहुत जल्दी बना लिया था। तो सारी जो कहानी है ना मॉडर्न, जो मॉडर्न फिजिक्स की जो कहानी है, मतलब मॉडर्न जैसे ग्रेविटेशन में आइंस्टाइन का स्पेस टाइम, तो ये सब जो जर्नी है ना वो स्टार्ट कैसे हुई है, ये सब स्टार्ट हुई है टेलीस्कोप से। तो हबल टेलीस्कोप से पूरी कहानी स्टार्ट हुई है कि हमारे पास टेलीस्कोप आ गया, हम यूनिवर्स में और दूर तक देख सकते थे। तो हबल टेलीस्कोप से स्टार्ट हो गया। तो हम यूनिवर्स को ना 2 तरीके से, मतलब इस कॉस्मोस को, इस ब्रह्मांड को ना हम 2 तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे। एक है तुम्हारा, एक तो ऑब्जर्व करके कि हाँ क्या क्या हो रहा है ब्रह्मांड में, पहला कहानी ये। दूसरा फिजिकल कॉस्मोलॉजी। फिजिकल कॉस्मोलॉजी मतलब ये जो सारा एजम्पशन पे, इमेजिनेशन पे। तुमको पता है जो आइंस्टाइन है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ना थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट का मतलब ये होता है कि उन्होंने पहले थ्योरी दे दी, अब तुम एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करो। मतलब उनका काम ये है कि मैंने पहले दे दिया अपने इमेजिनेशन के बेस्ट पे। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एक ही चीज़ पे चलते थे, इमेजिनेशन, कल्पना की दुनिया में जीते थे कि हाँ इमेजिनेशन ऐसे, हाँ ग्रेविटी, ये स्पेस टाइम, दुनिया चादर है। तो ऐसी कहानी चल रही थी पूरी, समझ आ गया। तो एक फिजिकल कॉस्मोलॉजी में हम इमेजिनेशन के बेस पे यूनिवर्स को थ्योरी के हिसाब से समझते हैं। यूनिवर्स ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, बिग बैंग, ये सब कुछ क्या है तुम्हारा थ्योरी है। मतलब एक एजम्पशन है कि हाँ ऐसा पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ये इमेजिनेशन के बेस पे है, समझ आ गया। अब हम इसी चीज़ को ना कलेक्ट करते हैं यार, समझो ध्यान से। किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए ना हम थोड़ा सा इंडियन साइंस से भी इसको जोड़ते हैं, अपने वेदास वगैरह से भी इसको कन्वर्ट देखते हैं। क्योंकि अभी हम, मेरे मन में तो आ गई क्यूरियोसिटी यार कि यूनिवर्स के बारे में, ठीक है, वेस्टर्न के लोगों ने तो बताया यूनिवर्स के बारे में, कॉस्मोस के बारे में, क्या इंडियन साइंस में इसके बारे में जिक्र है। तो अभी मैं गूगल पर यही सर्च कर रहा था कि कॉस्मोलॉजी में इंडियन, मतलब इंडिया में जो वेदास है हमारे, जो बहुत फेमस
वेद है, क्या उसके अंदर इसके बारे में जिक्र किया गया है? तो जब मैंने देखा तब बहुत सारा जो ऋग्वेद है इसमें बहुत कुछ इसके बारे में डिस्कस किया गया है, कॉस्मोलॉजी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, टाइम के बारे में। क्योंकि यूनिवर्स को समझने के लिए ना बच्चा, अब दो चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे आइंस्टाइन ने बोला कि दुनिया जो है वो स्पेस टाइम का चादर है, अब वहीं से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट हो जाती है कि दुनिया स्पेस टाइम का चादर है, स्पेस एंड टाइम। तो वहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट। और सुनना, तो दुनिया में तुम्हें दो ही चीज समझनी है, स्पेस और टाइम। मेन मुद्दा तो ये है, समय का ही तो मुद्दा है सारा। तो हमारे शास्त्र में ना, मतलब शास्त्र की, मैं वेदास की बात करूं तो उसमें सबसे पहले टाइम को ना काल कहा गया है, कि काल, उसमें लिखा गया है, करेक्टली बताया गया है कि जो काल है वो कांस्टेंट नहीं होता। बहुत पहले, पता नहीं वेद कब आया है, वेद बहुत पहले आया है। और जो हमारा वेद बना है ना, वो ऑब्जर्वेशन से नहीं बना है, इमेजिनेशन, वो इसको इमेजिनेशन भी नहीं बोलेंगे। जैसे देखो, दो चीज होता है किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए, हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक है हमारा इंटेलेक्चुअल स्टडी, कि हम इंटेलेक्ट के मतलब बौद्धिक स्तर पे किसी चीज को, हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं। एक है तुम्हारा स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि अपने अंदर जो हो रहा है खुद का अध्ययन करना, और खुद के अध्ययन करते करते हम पूरे यूनिवर्स के बारे में जानना। समझ आया? ये इंडिया के साइंस में, तुम सोचो तो सही, इंडिया के इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। अब इंडियन साइंटिस्ट कौन है? तो जितने भी इंडिया के ऋषि, महर्षि, महर्षि, जितने भी मुनि हैं, संत हैं। जैसे अभी महाकुंभ हो रहा है, जैसे महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, और तुमको भी पता है कि महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद हो रहा है। तो ये इवेंट क्या है यार? ये कॉस्मोलॉजिकल इवेंट के बारे में ही बता रहा है। जो हमारा महाकुंभ है ना, वो कॉस्मोलॉजिकल इवेंट के बारे में बता रहा है। जैसे अगर मैं कुंभ के बारे में बात करूं, तो ये जो कुंभ है, अब चार जगह पे कुंभ होता है। तुमको पता है कि कहाँ कहाँ कुंभ होता है? प्रयागराज में कुंभ मनाया जाता है, उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, और उत्तराखंड में होता है। अब ये चार जगह पे कुंभ मनाया जाता है, वो भी रिवर के पास। अब ऐसा क्या है इसके पीछे का रीजन? इसके पीछे रीजन क्या है? अब हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन हुआ था तो दो चीज निकला था, एक तो विष निकला था, दूसरा अमृत निकला था। तो जो अमृत है ना, तो जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु कुछ कन्या का रूप लेके आए, तो जो अमृत है उन्होंने देवता में बांट दिया था, और विष जो शंकर जी अपने गले में ले लिए थे। ये कहानी है। अब इसके पीछे आएंगे, ये तो बहुत साइंस है यार इसके पीछे, नॉर्मल कहानी नहीं है। इसको ना एक कैरेक्टर के रूप में समझाया गया था कि हाँ, चार अमृत जहां पे गिर गया, मतलब जो अमृत है ना उसका जो चार, मतलब अमृत का जो चार बूंद है वो कहीं 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 गिर गया, तो प्रयागराज में गिर गया था, इसलिए वो बहुत फेमस प्लेस है कि वहां पे तो एक तो ये कहानी है। दूसरा दूसरा इसके पीछे अगर तुम ध्यान से समझोगे ना, तो कॉस्मोलॉजिकल इवेंट के बारे में बताया जाता है कि यूनिवर्स का कुछ ना कुछ है, कि कुछ यूनिवर्स में कुछ कॉस्मोलॉजिकल इवेंट उस प्रकार से हुए हैं जिससे कुछ अलग वाइब्रेशन, कुछ अलग एनर्जी आती है, और वो एनर्जी हमारे लिए अच्छा है। अब वो कैसे, बहुत डिटेल से समझना पड़ेगा। तो पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि, सबसे पहले तुम्हें यही समझना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, इसमें क्या डिफरेंस है। बहुत देखो, तो जितने भी वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं ना, जैसे इंडिया से बाहर जितने भी लोग थे, जैसे यूरोप की बात कर लूँ, अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, जर्मनी की बात करूँ, या इंग्लैंड की बात करूँ, जो उस समय बहुत ही फेमस था 16th 17th सेंचुरी में, जहाँ पे न्यूटन वगैरह थे, गैलीलियो थे, कॉपरनिकस थे, ठीक है, आइंस्टाइन थे। 19th सेंचुरी की बात करूँ तो वो लोग ना इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट थे। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि वो बौद्धिक स्तर पे सब कुछ को देखते थे, कि हाँ बुद्धि के स्तर पे ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। जैसे मान लो यहाँ पे दो बॉल है, ऐसे चिपक गया, तो वो बौद्धिक स्तर पे हर एक चीज को देखते थे। जैसे अभी हम जो स्टडी करते हैं, जो हमारी जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है, वो बौद्धिक स्तर को ही, मतलब बौद्धिक स्तर के लिए अच्छा होता है। हम अपना बौद्धिक स्तर का ही विकास करते हैं। अभी के एजुकेशन सिस्टम, जैसे जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना बौद्धिक स्तर ही इंक्रीज कर रहा हूँ। लेकिन स्पिरिचुअल की जब भी बात आएगी, तो स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि अपने आप के बारे में अध्ययन करना। और तुम अपने आप के बारे में कब अध्ययन करोगे? उसके लिए तुम्हें योग आना चाहिए, मेडिटेशन, ध्यान, प्रज्ञा, समाधि, तभी तुम स्पिरिचुअल स्टडी कर सकते हो अपने अंदर। अभी तुम सोचो तो सही कि ये जो यूनिवर्स है, अभी हम मान रहे हैं कि बौद्धिक स्तर पे हम क्या मान रहे हैं, यूनिवर्स किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। फिर एटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर हम कहते हैं कि नहीं यार, ये जो जितना तुम अपने आसपास एटम देख रहे हो वो अलग कहानी है, मतलब वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की भी कहानी आ जाती है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल से, धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। तो धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे इन सब चीजों के बारे में, कि डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, ऑर्डिनरी मैटर क्या है। तो सिंपल समझो ये कि अभी जो ब्रह्मांड, मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी तुम देख रहे हो ना, जैसे अर्थ में या अपने गैलेक्सी में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, वो ऑर्डिनरी मैटर है। मतलब इसके अलावा भी मैटर, मतलब यूनिवर्स जो है ना, वो इसके अलावा अलग मैटर से भी बना हुआ है, जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की कहानी है।
समझ आया? तो ये इंटेलेक्चुअल कहानी है, लेकिन अगर मैं इसी को स्पिरिचुअल तरीके से जोड़ूं, इसी को किसकी तरीके से जोड़ूं, स्पिरिचुअल तरीके से जोड़ूं, कि स्पिरिचुअल तरीके से हम यूनिवर्स को क्या अपने आप का स्टडी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। वो कैसे? अब देखो, आपके अंदर भी बहुत कुछ है ना, जैसे ये इंसान है, तो जो हम लिविंग थिंग है, क्यों लिविंग थिंग है, बहुत कुछ है हमारे अंदर। कैसे? अब जैसे देखो, मैं अगर जैसे अभी सोच पा रहा हूँ, जो जैसे मेरा ब्रेन वर्क कर पा रहा है, क्या तुम्हें पता है कि जो अभी तुम्हारा दिमाग क्या सोच पा रहा है, एज इट इज एट दैट मोमेंट तुम्हारा ब्रेन क्या सोच पा रहा है? कि जैसे अभी अभी मेरा दिमाग क्या सोच पा रहा है, जैसे अभी हमारे बॉडी में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे ये वाइब्रेशन कर रहा है, ये बहुत सारा सेल्स वगैरह हमारा वाइब्रेट कर रहा है, क्या तुम इसको फील कर पा रहे हो, एज इट इज देख पा रहे हो? तुम्हारा जो माइंड है ना, तो देखो स्पिरिचुअलिटी में ना दो चीज माना गया है। जैसे हम ये भी मानते हैं, हम अभी भी मानते हैं कि मैटर और एनर्जी अलग अलग कहानी है। हम फिजिक्स में मैटर एनर्जी के बारे में ही पढ़ते हैं, और स्पिरिचुअलिटी भी यही तुमको बताता है। कैसे? स्पिरिचुअलिटी कहता है कि जो बॉडी है ना, वो दो चीजों से बना हुआ है, एक तो तुम्हारा माइंड, एक है मैटर। अगर मैं बताऊं, बॉडी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक क्या है तुम्हारा, एक है तुम्हारा माइंड है, एक क्या है तुम्हारा मैटर। तो ये जो बॉडी है, हमारा शरीर है, दो चीजों से बना हुआ है, माइंड एंड मैटर। तो माइंड अलग कहानी है, मैटर अलग कहानी है। हमारा माइंड ही मैटर को कंट्रोल करता है, हमारा माइंड जो है वही मैटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर तुम्हें स्पिरिचुअल के बारे में जानना है, तो इसलिए तुम्हें ध्यान योग ही करना पड़ेगा, समाधि ही करना पड़ेगा। मतलब एज इट इज अपने बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, एज इट इज अपने बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, बिना किसी छेड़छाड़ के। वो तभी हो सकता है जब आपका माइंड शांत होगा, जब आप हर एक चीजों को ना बहुत ऑब्जर्व करोगे। सारा गेम ऑब्जर्वेशन का ही है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है बाहर की दुनिया का ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन की बेस पे ऑब्जर्वेशन। एक है जो तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही है, जो भी हलचल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन। तो फिलहाल आज के व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। हमें 10 मिनट से ज़्यादा लंबा रखना नहीं है, फिर भी ये 10-12 मिनट का वीडियो बन जाएगा। फिर बाकी हम आगे धीरे धीरे स्टडी करते हैं कॉस्मोलॉजी के बारे में, उसको थोड़ा सा इंडियन साइंस के हिसाब से देखते हैं कि हमारे ऋग्वेद में या वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है, और मॉडर्न में क्या कहा गया है। तो हम बहुत कुछ इसके अंदर आएगा। तो हम स्टार्ट किए थे राय चौधरी इक्वेशन से, लेकिन इसको समझने के लिए ना हमें बहुत कुछ समझना पड़ेगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्मोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड आया कैसे, क्या क्या कहानी है। बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इंडियन ऋषि मुनि के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है यार। बहुत कुछ है, बहुत ही योगदान है बहुत लोगों का, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल के, मतलब वीडियो नहीं है वैसे, ये आज के नाइट व्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल, कल मिलते हैं। तो 17 जनवरी की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी मुझे बहुत सारे कुछ स्टडी करना है, तो मैं करता हूँ अभी स्टडी, और फिलहाल इस व्लॉग को व्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। बाय बाय बाय।